पहली बड़ी खबर क्या आ रही है? शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होने वाली। और दूसरी बड़ी खबर, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं। तीसरी खबर, सीएम शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। चौथी बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर है, 1 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और पांचवी बड़ी खबर जीतन राम मांझी को लेकर है, जो कि 1:40 के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आज शाम जो एनडीए की बैठक होने वाली है, इसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, एक दिलचस्प खबर आपको दे दें, एक साथ दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जी हां, एक ही फ्लाइट में टिकट बुक हुए हैं और एक ही फ्लाइट में रवाना होंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार की नजरें हर किसी पर हैं और इंडिया गठबंधन भी डोरे डालता नजर आ रहा है नीतीश कुमार पर, ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। पटना से सुबह 10:40 की फ्लाइट है, जिसमें दोनों सवार होंगे। रुपेश, ये बहुत दिलचस्प सफर होगा और इस सफर में दोनों नेताओं के बीच आपस में क्या बात होगी, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल क्या बात होगी, मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन उनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण नीतीश कुमार हैं एनडीए के लिए, इंडिया खेमा भी ये पता है कि 12 सांसदों वाली जेडीयू कितनी महत्वपूर्ण है। इस वजह से चाहे शिवानंद तिवारी हो, मनोज झा हो, या फिर जेडीयू के नेता और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चचा भतीजा एक ही फ्लाइट से एक साथ दिल्ली जा रहे हैं। लगभग 1:50 का सफर होता है। पटना एयरपोर्ट की लॉबी, दिल्ली एयरपोर्ट की लॉबी और 1:50 का सफर। ऐसे में क्या हवा में कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? क्योंकि इंडिया को पता है और एनडीए को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार का मन डोलता है तो मांझी का की नाव भी डोल सकती है। एक ही सांसद हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी को भी अपने साथ लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी अगर एक बार मन बनाते हैं नीतीश कुमार तो। लिहाजा इंडिया ब्लॉक के पटना के नेता और दिल्ली से भी, सबसे पहले दिल्ली से ही कांग्रेस ने कहा कि हम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, और उसके बाद से पुट इन टू एक्शन उसका शुरू हो गया। यहाँ पर मनोज झा ने बयान दिया कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता हैं, वो इतिहास रख सकते हैं। शिवानंद तिवारी तुरंत एक्टिव हुए। और जो सॉफ्ट चेहरा है, जो बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच एक कड़ी के रूप में, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर शिवानंद तिवारी हो, जिन्होंने दोनों के साथ काम किया है। शिवानंद तिवारी ने बाकायदा ये अपील की है नीतीश कुमार से कि आपके साथ लंबे समय तक हमने काम किया है और मैं आपके मिजाज को, मन को समझता हूँ। अचानक से इतने प्रिय हो गए हैं नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के लिए, या फिर जो कसीदे गढ़े जा रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं राजद खेमे की तरफ से, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, मनोज झा हो या बाकी जो नेता हो, नीतीश कुमार अचानक से प्रिय लगने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ एक ही फ्लाइट में जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। धड़कनें बढ़ी होंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी, उन नेताओं की भी जो आनंद फानन में नीतीश कुमार के दरवाजे पहुंच गए, चाहे वो सही बात है, नजर रखनी होगी। फ्लाइट के दौरान दोनों नेता मिलते हैं, मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, और मुझे पता है आप पूरी नजर रखेंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और चलिए, अब बड़ी खबर आपको इंडिया अलायंस से जुड़ी बता दें। आज इंडिया अलायंस की भी बैठक होने वाली है। आज शाम इंडिया अलायंस की बैठक होगी, ये पहली बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर क्या, सरकार गठन पर अखिलेश यादव चुप हैं। तीसरी बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि संजय राउत आ रहे हैं। चौथी बड़ी खबर क्या, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी आज की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर ये, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से लगातार कल से यह खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन संपर्क में है। खुद शरद पवार ने संपर्क साधा। तो देखिए, यहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के हौसले फिलहाल नंबर्स देखकर 234 का यह आंकड़ा देखकर बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों से बातचीत कर जोड़तोड़ में जुट गई है ताकि सरकार बनाई जा सके। कल तो यह खबर भी सामने आई कि कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही नेता किंग मेकर की भूमिका में है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ देने की बात कही है, मगर राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इसलिए नजर जरूरी।
बिल्कुल, और लगातार ये कोशिशें हो भी रही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर, आज कन्नौज जा सकते हैं अखिलेश यादव। खबर ये आ रही है कन्नौज जाने के बाद दिल्ली जाने का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में आज शाम इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। इंडिया अलायंस की बैठक में सभी पार्टियों को बुलाया गया है, लेकिन इस बैठक में जाने से पहले आज कन्नौज जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। पंकज, आज की जो बैठक है वो काफी अहम है जो शाम को होने वाली इंडिया अलायंस की, और ये माना जा रहा था कि सभी बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव का कन्नौज जाना और बैठक में न जाना, ये क्या बतला रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में शाम में जो बैठक है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में कांग्रेस और बीजेपी के बाद यानी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव वहां जाएंगे, मैन ऑफ द मैच बने इस चुनाव की, इस तरीके से देखें तो। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता यह है कि वो पार्टी ऑफिस जाकर के अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अभी तक दिल्ली में उनकी बैठक में शामिल होने की कोई ऐसी बात, जानकारी या संभावना नहीं जताई जा रही है। कन्नौज जाएंगे वहां की जनता का धन्यवाद करने के लिए, ऐसी हमारे पास जानकारी अखिलेश यादव के यहाँ से मिली है। जी, शुक्रिया आपका पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पहले कन्नौज और उसके बाद ही दिल्ली जाने पर कोई फैसला होगा। तो देखिए, यूपी में मिली शानदार जीत से अखिलेश यादव बहुत खुश हैं। खुश होना भी चाहिए। जीत मिलने के बाद उन्होंने पीडीए के लिए क्या कहा है, जरा आपको सुनाते हैं। जीत से गदगद नजर आ रहे हैं अखिलेश, पीडीए का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत इसे बता रहे हैं। दलित बहुजन के भरोसे की जीत बताई गई है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों की जीत है। आधी आबादी अगड़ों में पिछड़े के मजबूत गठजोड़ की यह जीत है। नारी के मान और महिला सुरक्षा के भाव की जीत है। नव युवतियों नव युवकों के सुनहरे भविष्य की जीत है। यह सर्व समाज के सौहार्द प्रिय लोगों की सामूहिक जीत है। संविधान को संजीवनी मानने वाले संविधान रक्षकों की जीत है। लोकतंत्र के हिमायती हिम्मती लोगों की जीत है। गरीब की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये बातें कही गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आज मोदी कैबिनेट 2.0 की आखिरी बैठक होगी। पीएम की उपलब्धियों पर प्रस्ताव संभव है। इस बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को आज सौंप सकते हैं इस्तीफा। नई सरकार बनने का इसके बाद दावा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, आज इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार हमारी नजर रहेगी। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक है और मुमकिन है कि आज पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपकर 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करें, ताकि नई सरकार यानी मोदी 3.0 का रास्ता साफ हो जाए। वहीं कैबिनेट बैठक में पीएम की प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित हो सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच तीसरी जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि उम्मीद इससे कहीं ज्यादा की थी। कल पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए, जैसे विकसित भारत का संकल्प फिर दोहराया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प को और मजबूत करने की बात कही। किसानों और गरीबों के उत्थान का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद संबोधन में एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि वो अपना तरीका नहीं बदलने वाले। भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। तो मोदी 3.0 में बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये सीधे मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में। लेकिन बीजेपी के लिए यह जीत
और बड़ी हो सकती थी, लेकिन कुछ फैक्टर्स ने या तो काम नहीं किया या फिर वो फैक्टर्स बैकफायर कर गए। समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 54 सीटों का घाटा हुआ है। 54 सीटें नॉर्थ इंडिया में कम हुई हैं 2019 के मुकाबले। यह बहुत बड़ा झटका है। फैक्टर देखिए कौन कौन से फैक्टर नजर आते हैं इसके पीछे। 82 नए चेहरों को टिकट दिया गया। राम मंदिर मुद्दा नहीं चला, अयोध्या में ही राम जन्मभूमि अयोध्या में ही बीजेपी हार गई अपनी सीट। जाट किसान की बेरुखी और पिछड़े वोटर्स की दूरी, ये फैक्टर्स फिलहाल नजर आते हैं जहां पर लगता है कि बीजेपी के लिहाज से कसर रह गई। करुणा। और देखिए इसके आगे अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो बंगाल में 6 सीट का 2019 के मुकाबले नुकसान हुआ। फैक्टर क्या यहां पर नजर आ रहा है? ममता बनर्जी के साथ जो मुस्लिम वोट है वो सीधे तौर पर जाता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। दूसरी बड़ी बात क्या है? तुष्टीकरण का टीएमसी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ और टीएमसी को फायदा हुआ है। जी हां, कसर कहां रह गई? पश्चिम भारत का जिक्र करते हैं। 14 सीटों का यहां पर घाटा होता हुआ बीजेपी को नजर आता है। फैक्टर्स क्या रहे? शिंदे, फडणवीस, अजीत की तिकड़ी नहीं चली। शिवसेना में टूट होती है, एनसीपी में टूट होती है, एक एक धड़ा बीजेपी के साथ आता है। और उम्मीद यह की जा रही थी कि एनडीए में एक बड़ा जादू नजर आएगा महाराष्ट्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवसेना एनसीपी टूट के फेर में फंस गई बीजेपी और उद्धव अपने कोर वोटर को साधने में पूरी तरह से कामयाब होते नजर आए। अजित पवार भी चले नहीं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी पर विपक्ष का करारा हमला हुआ है। संजय राउत बोले, जनता का मोदी को फेयरवेल। ममता बनर्जी ने कहा, मोदी की नैतिक हार है ये। तो लगातार जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, जो नतीजे सामने आए उसके बाद खास तौर पर बीजेपी पर हमलावर हैं। संजय राउत की तरफ से कहा गया कि ये मोदी का फेयरवेल। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है। मोदी जी को बस हो गया। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। और आज देखिए इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, लेकिन ताजा खबर यह आ रही है कि दिल्ली नहीं आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। संजय राउत अकेले दिल्ली आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी को संजय राउत इस मीटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। मुंबई में मातोश्री में ही रुकेंगे उद्धव ठाकरे। विजयी नेताओं से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे, मातोश्री में ही ये जानकारी मिल रही है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की जो आज मीटिंग होनी है, मैं एक बात देख रहा हूं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं ऑपोजिशन के, वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कोई खास वजह देखते हैं क्या? उद्धव ठाकरे की क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, उद्धव को लेकर दो स्थिति है। एक संभावना यह है कि क्या उनको जो उनकी भाषा रही है, जो जिस तरह उनकी बीजेपी को लेकर या पीएम मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर नाराजगी थी, हाँ। क्या उस सोच को दरकिनार करके वापस वो एनडीए में जाना चाहेंगे? ऐसी कोई संभावना बनती दिखाई देती है क्या? रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में संजय राउत को वो भेज रहे हैं, खुद मातोश्री में रहेंगे। जो विनिंग कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, जीते हुए सांसद हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात करेंगे, ये आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली ना जाना एक रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे ने डिसाइड किया है, ताकि जो गठबंधन के लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए। क्योंकि अगर विपक्ष कभी ऐसी स्थिति में आता है, दावा करता है, तो वहां पर उद्धव ठाकरे जो है एक मजबूत पोजीशन में होंगे, जहां पर वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की रणनीति यही कि दूर से सारी चीजों पर नजर रखी जाए और कोशिश की जाए कि अगर कभी मौका मिला इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने का, अपनी बातें रखने का, अपनी बात मनवाने का, तो वो बेहतर होगा। इसीलिए संजय राउत खुद जा रहे। कल संजय राउत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था, और अभी तक इस जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने खुलकर स्पष्ट कुछ कहा नहीं है। दूसरी संभावना ये भी जताई जा रही है कि
क्या उद्धव ठाकरे को दोबारा एनडीए में लाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी तक जब कल चुनाव परिणाम नहीं आए थे तो परसों इस तरह की बयानबाजी एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से की जा रही थी कि उनकी नाराजगी सी विचारधारा को लेकर थी, व्यक्ति विशेष से नहीं थी। तो क्या उद्धव ठाकरे की इस विचारधारा उस विचारधारा को छोड़कर दोबारा हिंदुत्व की राह पर आएंगे, वापस एनडीए में शामिल होना चाहेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर अटकलें चल रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले कुछ समय में जरूर स्थितियां स्पष्ट ठीक है राजीव, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आज दिल्ली नहीं आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी जगह संजय राउत रिप्रेजेंट करेंगे उनके दल को। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर, रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से राहुल गांधी की जीत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सी सीट रखेंगे राहुल गांधी। अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि किसी एक सीट को खाली करना होगा। और कल भी जब सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब भी उनकी तरफ से कहा गया था कि इस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा पार्टी में, पहले इस पर हम सोच विचार करेंगे, बात करेंगे। और अभी भी यह सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वायनाड को छोड़ेंगे या फिर रायबरेली सीट को छोड़ेंगे राहुल गांधी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों पर कितने वोटों से जीते, मार्जिन क्या रहा, यह आपके सामने। सबसे पहले अगर बात करें उस तरफ रायबरेली की, तो यहां पर आप देखिए 3,90,030 वोटों से रायबरेली में जीत हुई है राहुल गांधी की। और वायनाड की बात करें तो 3,64,422 सीट से राहुल गांधी यहां पर जीते। बिल्कुल, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी की ये बम्पर जीत है। और अब सवाल यह है कि वो किस सीट से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की है, लेकिन अब वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, कौन सी रखेंगे, इसी पर सबकी नजरें हैं। और इसी बारे में राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो जारी करके क्या कहा है, सुनिए। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। और बड़ी खबर, रायबरेली सीट को चुन सकते हैं राहुल गांधी। अब यह खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, ज्यादा वोट वाली सीट से तय होगा फॉर्मूला। दरअसल 1999 में सोनिया ने यही फॉर्मूला अपनाया था। राहुल को रायबरेली में वायनाड से ज्यादा वोट मिले हैं। केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी, ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब लगातार ये सवाल हर किसी के जहन में है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, वायनाड या रायबरेली, कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। रायबरेली और वायनाड सीट पर गांधी परिवार में चर्चा हो रही है। जहां से ज्यादा वोटों से जीते उस सीट को रखने पर विचार किया जाएगा। और ऐसे में आप अगर जीत का अंतर देखेंगे तो वो रायबरेली में ज्यादा है, रायबरेली में ज्यादा वोट मिले, इसलिए रायबरेली को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर चुन सकते हैं राहुल गांधी। इसके ज्यादा आसार नजर आते हैं। और वैसे भी रायबरेली छोड़ने पर यूपी में गलत संदेश जाने का डर भी है, क्योंकि इस बार यूपी में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, पूरे इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके अलावा चर्चाएं यह है कि प्रियंका गांधी को, अगर राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ते हैं तो यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यह सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर भी बम्पर जीत वायनाड में मिली है। 1999 में सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था। क्या फॉर्मूला था यह हम आपको बता देते हैं। तब सोनिया गांधी ने अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ा था और अमेठी को उन्होंने अपने पास रखा था, यानी कि जहां पर जीत का मार्जिन ज्यादा हाई था उसे अपने साथ रखा गया था। बिल्कुल, और इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए संभावना ज्यादा इस बात की है कि राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और उस स्थिति में वायनाड भेजा जा सकता है प्रियंका गांधी को। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए ने 543 में से 292 सीटें हासिल की हैं। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई।
लोकसभा के नतीजों ने इस बार सबको सरप्राइज कर दिया। तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर नहीं बना रही है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने में असमर्थ है। जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। सरकार तो आराम से बन जाएगी, लेकिन 2019 जैसी दमदार सरकार होगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस बार इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी के 400 पार के नारे के जवाब में जनता ने 294 पर ही एनडीए के रथ को रोक दिया। यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में चौंकाने वाले नतीजे आए। 80 सीटों वाली यूपी जो बीजेपी का गढ़ था, उसे इंडिया गठबंधन ने ढा दिया। बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा संभालते हुए एनडीए को भारी जीत दिलाई। वहीं ओडिशा में बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पार्टी ने यहां कांग्रेस को एक भी सीट जीतने नहीं दी। बीजेपी ने एमपी लोकसभा चुनाव की सभी 29 सीटें जीत ली हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के सभी नेता चुनाव हार गए। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को 5 से ज्यादा वोटों से हराया। सिंधिया ने गुना के लोगों का आभार जताया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिस तरीके से गुना शिवपुरी में लहराया है, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी यहां पर 29 की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। कांग्रेस प्रत्याशी को 8 लाख वोटों से हराया। सवाल यही है कि 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं, आपकी भी सबसे बड़ी जीत है। जो प्रॉमिस आपने किया था प्रधानमंत्री से कि 29 कमल के फूलों की माला वो उन्हें भेंट करेंगे, वो आज शायद दिख रहा है। मैं आज गदगद हूं और किन शब्दों में आभार प्रकट करूं जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। तीसरी बार लगातार सरकार बनाना ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा।
और लोकसभा में जीत के बाद राहुल गांधी भी काफी आश्वस्त नजर आए। राहुल ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई थी, वो जनता से किए अपने वादे पूरे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी। चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी काफी जोश में दिखे। राहुल के चेहरे पर सुकून था, आत्मविश्वास था। कांग्रेस की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। राहुल ने कांग्रेस की डूबती नैया को एक बार फिर मझधार से किनारे पर लाने के लिए जी जान से कोशिश की। 2019 के मुकाबले राहुल ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए 100 के पास ले गए। राहुल अपने बयानों से खूब सुर्खियों में रहे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल ने बयानों के साथ साथ जनता के बीच भी समय दिया। 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। राहुल ने बीजेपी को मुद्दों के चक्रव्यूह में फंसा लिया। संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को खूब हवा दी। और वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए राहुल गांधी को श्रेय दे रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं मानते। फिर राहुल ने किसको इसका श्रेय दिया, यह आप रिपोर्ट देखिए। नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस उत्साह से लबरेज दिखी। जनपद पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के साथ जोश में दिखे। कांग्रेस मानती है कि चुनाव के नतीजे पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। इसके जरिए राहुल ने जनता से इमोशन कनेक्ट किया। वैसे राहुल गांधी इस कामयाबी का श्रेय पूरी पार्टी को दे चुके हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बहन प्रियंका गांधी की कल तारीफ की। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूँ, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहाँ पीछे छुपी हुई है। चुनाव में राहुल गांधी के पीछे प्रियंका गांधी कदम से कदम मिलाकर चलती रही। यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने खुशी जाहिर की। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें जीती हैं, जिनमें सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद शामिल हैं। और अमेठी से सांसद रही स्मृति ईरानी ने अपनी हार स्वीकार की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगी। अमेठी की सेवा जैसे करती रही हैं, वो जारी रहेगी। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर, और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। और देखिए, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। खासकर समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा चौंकाया। जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। सच में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ को अखिलेश ने ढा दिया। 80 सीटों वाली यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी के दबदबे को खत्म कर दिया है। जिस यूपी से दिल्ली की सियासत चलती है, उस यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोककर अखिलेश ने सियासी समीकरण ही बदल दिया। 80 सीटों वाली यूपी में अखिलेश ने बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस जातीय समीकरण से बीजेपी ने यूपी में 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसी जातीय और सामाजिक समीकरण को साधते हुए अखिलेश बीजेपी के रथ को 2024 में रोकने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है।
और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। और यूपी के इस जनादेश पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने प्रहार किया है बीजेपी पर। डिंपल ने कहा कि जनता ने बीजेपी को इस बार सबक सिखाया है। यूपी की सबसे बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली मैनपुरी में एक बार फिर कमल का फूल नहीं खिल सका। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह को 2,21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद जनता का धन्यवाद दिया और जनता के फैसले की सराहना की। मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। आपको बता दें कि डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में सांसद बनी थी। समाजवादी पार्टी की इस सीट पर डिंपल ने कब्जा बरकरार रखा है। और देखिए ताजा जानकारी, ताजा खबर बिहार से आ रही है। पटना में नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं लल्लन सिंह। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश के घर पर एक बैठक हो रही है जिसमें कई नेता मौजूद हैं। नीतीश के रुख पर सबकी नजरें हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कल ये क्लियर किया गया कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का रुख क्या होता है।